वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो 2 पेपर में आपको जो पढ़ना पड़ता है उसका चैप्टर वाइज जो वीडियो होगा वो तो मिलता रहेगा, और इसके अलावा उसका सिलेबस भी मैंने दे दिया है। अब जो है मॉडल पेपर के लिए आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जी मॉडल पेपर दे दीजिए, एक एक मॉडल पेपर आप दे दीजिए, उसके बाद में चैप्टर वाइज वीडियो करवाते रहिए, ठीक है, ताकि ये पता लगे कि भाई प्रश्न पत्र जो है कैसे आने वाला है। कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा करवाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि लिखित करवाते हैं, ठीक है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, मैं लिखित मॉडल पेपर भी दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी दूंगा। ऑब्जेक्टिव इससे पहले आप लोग यूनिट नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपने देखा होगा, ठीक है। 1-2 दिनों में और भी उसको दे दूंगा मैं, और भी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। और ये लिखित मॉडल पेपर है आपका। लिखित मॉडल पेपर मतलब जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर। पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना पड़ता है वस्त्रों का सतही अलंकरण, और पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना पड़ता है सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना के बारे में। तो आइए हम चर्चा करते हैं वस्त्रों का सतही अलंकरण, इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, या कपड़ों के सतह का अलंकरण। देखिए, जब आप बीए तृतीय वर्ष में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होते हैं, और 2 सेमेस्टर भी होंगे आपके, एक तो पंचम सेमेस्टर और एक षष्ठ सेमेस्टर, ठीक है। 2 सेमेस्टर आपको थर्ड ईयर में देने होंगे। थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आपका छूट भी जाता है। गृह विज्ञान की अगर बात की जाए तो इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। यानी कपड़ों का सरफेस माने सतही, ऑर्नामेंटेशन माने होता है अलंकरण, ठीक है। फैब्रिक्स माने होता है वस्त्र या एक प्रकार से कपड़े, ठीक है। तो वस्त्रों का किसका, वस्त्रों का सतही अलंकरण, सरफेस का जो या सतह का अलंकरण जो होता है, सतह कपड़े की सतह को कैसे सजाया जाता है, उसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आते हैं। जैसे कपड़ों की सतह को एक प्रकार से आप वो कपड़ों की फिनिशिंग करके यानी परिसज्जा करके, कपड़ों पर रंगाई करके, कपड़ों की बुनाई, कपड़ों की छपाई, कढ़ाई और भी तमाम सारे सजावट के तरीके होते हैं। कपड़ों की धुलाई, ठीक है, छपाई, ठीक है, उसमें प्रिंटिंग करवाना हुआ, कई प्रकार की चीज़ कर करके आप कपड़ों का सतह का एक प्रकार से जो मतलब सतह को आप सजाते हैं, सतह अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने का काम करता हूँ, ठीक है। तो सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स के बारे में हमको जानना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे। इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं लिखित टाइप की परीक्षा में, ठीक है। एक होते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो खंड आ से पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को आप सभी को पता होगा कि 50 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। और 2 नंबर दिए जाते हैं इस प्रश्न करने के लिए आपको। क्लियर। ये बात ध्यान रखिए, 10 की संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ही बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो इन प्रश्नों को आप ऐसा करें कि अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं फैक्ट की बात करते हैं, और बाकी जो होते हैं वो तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने की बात करते हैं। अर्थात उसमें आप अपने ज्ञान का एक प्रकार से विस्तार जरूर कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको एग्जैक्ट जानकारी देनी होती है, इसमें आप बना करके नहीं लिखिएगा। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको आप एक प्रकार से बना करके बिल्कुल भी ना लिखें। प्रयास यही करें कि सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपके मतलब आपको याद हों, आपको आते हों, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और शुरुआती पन्नों में इनको अगर आप लिख देंगे, अगर सारे प्रश्न आते हैं तो एक आध प्रश्न नहीं भी आता तो आप लपेट सकते हैं इधर उधर से, लेकिन लपेटना है अगर तो आप दीर्घ उत्तरीय में लपेट सकते हैं, या फिर लघु उत्तरीय में एक प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके अपने तरफ से इधर उधर की चीज़ें इंक्लूड करके लिख सकते हैं। उससे आपका नंबर गलत नहीं, मतलब वो क्वेश्चन का आंसर जो है गलत नहीं होता है। क्लियर। बाकी इसमें आप लपेटने में थोड़ा सा फंसेंगे या फंसेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है छोटे प्रश्नों को जल्दी चेक कर लेता है, ताकि उसके पास समय कम होता है। और जब ऐसा वो करता है, कई सारे प्रोफेसर से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने बताया कि सर जी इतना टाइम तो होता नहीं कि भाई हम सारी की सारी कॉपी को पढ़ेंगे, एक एक उत्तर को पढ़ेंगे। बस वो क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। मूल्यांकन कैसे करते हैं, छोटे से प्रश्नों को देख लिया कि भाई इस छोटे से प्रश्न का उत्तर बच्चा कैसे लिख रहा है, और फिर उसके बाद में उन्होंने उसी छोटे प्रश्न के आधार पर बड़े प्रश्नों का मूल्यांकन कर दिया, और ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत दे करके नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो वस्त्रों का सतही अलंकरण, इसी का सॉल्व मॉडल पेपर है ये। एक तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, एक लघु उत्तरीय होते हैं और एक दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्नों को 200 शब्दों में लिखना होता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो 10 की संख्या में पूछे जाते हैं, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वस्त्रों की परिसज्जा किसे कहते हैं। वस्त्रों की परिसज्जा के बारे में, यानी कि फिनिशेस
ऑफ फैब्रिक्स, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वस्त्रों की परिसज्जा। तो कोई भी प्रक्रिया ऐसी हो जो वस्त्र के गुण या वस्त्र की जो क्वालिटी होती है या उसके अंतिम प्रयोग या उपयोगिता में सुधार लाता है, उसी प्रक्रिया को खास करके हम परिसज्जा कहते हैं। परिसज्जा माने सजावट करना, फिनिशिस करना। फिनिशिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जैसे फिनिशिंग करते हैं ना, कि फिनिशिंग आए गई अम्मन गाड़ी में, जैसे कोई मोटरसाइकिल लेके गए, उस पर एक प्रकार से आपने क्या करवा लिया, उसकी धुलाई करवा दी, तो फिनिशिंग आ जाती है, एक प्रकार से चमक आ जाती है गाड़ी में। तो उसी चमक की बात यहाँ पर परिसज्जा के द्वारा की जाती है। वस्त्र एक प्रकार से, वैसे अगर वस्त्र को बुन दिया जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब अगर उस पर फिनिशिंग वगैरह हो जाती है, फिनिशेस हो जाती है, यानी कि परिसज्जा हो जाती है उसकी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल आप देख रहे हैं सभी लोग फिनिशेस वाले वस्त्र ही, परिसज्जित वस्त्र ही पहनने का प्रयास करते हैं, जिसमें कुछ छपा हो, जिसमें कुछ बना हो, यही सारी चीज़ें लोग पहनते हैं और अच्छा भी लगता है। सबसे पहली बात, वस्त्र की परिसज्जा का मतलब होता है कि कपड़ा जो है वस्त्रों की परिसज्जा से मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी हो जाता है, और इसमें फफूंदी और कीड़ा लगने का जो डर होता है वह भी खत्म हो जाता है परिसज्जा करने से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परिसज्जा इसलिए की जाती है वस्त्रों पर क्योंकि कपड़े जो है लचीले हो जाते हैं और जिससे पहनने में आसानी होती है, और शरीर में कपड़े की फिटिंग जो होती है वो उचित हो जाती है अगर फिनिशेस हो जाती, परिसज्जा हो जाती। परिसज्जा में सारी चीज़ें दिखी जाएंगी ना, कि एक प्रकार से कितना लंबाई का व्यक्ति है, कितनी चौड़ाई का व्यक्ति है, कितनी कमर है, कितनी, एक प्रकार से सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है परिसज्जा में, और तमाम प्रकार की चीज़ें, बुनाई कढ़ाई से लेकर के छपाई और ये सब और तमाम प्रकार के सजावट के तरीके होते हैं जो अपनाए जाते हैं और कपड़े को अच्छा बनाया जाता है। इसके अलावा कपड़े में सिलवटें नहीं पड़ती हैं इससे, जिसे उसे आसानी से आप पहन सकते हैं। इसके अलावा कपड़े को आसानी से आप एक प्रकार से धो करके साफ़ कर सकते हैं अगर फिनिशेस से कपड़ा है, और इस पर पानी और धूप का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है अगर कपड़े में परिसज्जा कर दी जाती है। ठीक है, और धोने के पश्चात कपड़ा सिकुड़े नहीं, उसका आकार जैसा पहले था वैसा ही बना रहे, इसके कारण से भी, मतलब इसको लेकर के भी फिनिशेस की जाती है, इसको लेकर के भी परिसज्जा की जाती है ताकि कपड़ा सिकुड़े न ज़्यादा, कपड़े में क्रीच जो है वो बनी रहे। तो इस प्रकार से ऐसे कपड़े जो होते हैं वो जो है उन पर परिसज्जा की जाती है। तो कपड़ों पर परिसज्जा या वस्त्रों की परिसज्जा का मतलब यही होता है। वस्त्रों की परिसज्जा का सीधा सा उद्देश्य ये है कि कपड़े की उपयोगिता को बढ़ाया जाए। पहला उद्देश्य है कपड़ों की उपयोगिता को बढ़ाना, दूसरा उद्देश्य है अधिक टिकाऊ बनाना, तीसरा उद्देश्य है बाहरी रूप को आकर्षण करना, अच्छा दिखे कपड़ा, और चौथा इसका कारण है कपड़ों में विविधता लाना। विविधता माने तमाम प्रकार की, जैसे कि एक ही कपड़े को लगभग 12-15 तरीके से परिसज्जा करके अलग अलग बनाया जा सकता है, ताकि जो है बोरिंग ना हो एक ही कपड़ा पहनते वक्त या एक ही डिजाइन का कपड़ा पहनने में। ठीक है, तो इस प्रकार से परिसज्जा वैसे कई प्रकार की होती है। एक ब्रश व कटाई करते हैं, जैसे प्रारंभिक परिसज्जा में एक कलफ उतारते हैं, एक झुलसाना, एक शुद्धिकरण करना, एक विरंजन के द्वारा उसको साफ करना, और भी अस्थायी करण की परिसज्जाएँ होती है, सतही रूप बदलने की परिसज्जाएँ होती हैं, कलफ लगाना हुआ, वजन बढ़ाना, कुटाई करना, रोम उभारना, ठीक है, रोस उभारना, कैलेंडरिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो जो मैं यहाँ पर प्रश्न रखा है उसके हिसाब से जो परिसज्जा होती है, परिसज्जा के बारे में हमने समझ लिया कि परिसज्जा होती क्या है मुख्य रूप से। ठीक है, परिसज्जा तो मैंने आपको बता दी क्या होती है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, छपाई किसे कहते हैं। छपाई भी एक प्रकार से वस्त्रों को अच्छा दिखने के लिए ही की जाती है छपाई। छपाई की अगर बात की जाए तो आप लिखेंगे कि कपड़ों की छपाई जो है एक ऐसी कला है या एक ऐसा आर्ट है जिसमें क्या होता है, एक डिजाइन के रूप में कपड़े की सतह पर रंग लगाया जाता है। किसी डिजाइन को एक प्रकार से ध्यान में रख करके कपड़ों को रंगना ही छपाई कहलाता है। इस कला का विकास आज के हजारों वर्ष पहले हो चुका था। आप देखिए, प्राचीन मिस्र में जो छपे वस्त्र हैं उनके जो अवशेष मिले हुए हैं जो लगभग 1600 ईसा पूर्व के हैं, और भारत में भी कपड़ों पर तमाम प्रकार के आकर्षक जो है नमूने छपे हुए मिले हैं, जिससे पता लगता है कि छपाई की जो कला है ये आज की नहीं है, आज के लगभग 1000-1500 साल पहले की है। 1600 ईसा पूर्व की बात है, तो कहीं ना कहीं पे हजारों वर्ष पहले की बात। 1600 ईसा पूर्व का मतलब हो गया, आज आप देख रहे हैं 2000 साल हो गया, लगभग 2023 साल, तो ये हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद का, और 16 साल और जोड़ दीजिए तो 2000 और 16 कितना होगा, लगभग 3600 वर्षों के पीछे आप जाएंगे, तब से वहाँ से लेकर के
कुछ चीज़ें अभी भी मिल रही हैं जो जिन पर छपाई के कुछ अवशेष मिले हुए हैं। तो छपाई की कला बहुत प्राचीन है, छपाई की कला कोई आधुनिक कला नहीं है, लेकिन छपाई की प्राचीन कला जो है उसी से धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आधुनिकता का उसमें समावेश होता रहता है। परिस्थिति और समय का जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसी अकॉर्डिंग जो ये छपाई की कला होती है उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। और आज छपाई के एक प्रकार से कई सारे नमूने हमारे समक्ष आते हैं। छपाई की कला जो है खास करके जावा द्वीप है जो इंडोनेशिया का, वहाँ पर सुमात्रा द्वीप है जो है, आप देखेंगे जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया के जो दो द्वीप हैं वहाँ पर ज़्यादा छपाई होती है कपड़ों पर, ठीक है, और उसी के लिए जाने जाते हैं। और यूरोपीय देशों में भी एक प्रकार से छपाई वाले कपड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ पर भी लोग उसको पहनते हैं, ठीक है। तो ये होती है छपाई। छपाई कई प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष छपाई, एक होती है डिस्चार्ज छपाई, एक होती है अवरोध छपाई, एक होती है अप्रत्यक्ष छपाई। जो प्रत्यक्ष छपाई होती है ये भी कई प्रकार की होती है, कभी कभी ठप्पे लगा करके छपाई जाती है, कभी रोलर के द्वारा, कभी दो रुखी छपाई होती है, कभी फ्लाकिंग के द्वारा। इसके अलावा अवरोध छपाई जो होती है, स्टेंसिल छपाई, स्क्रीन छपाई, फ्लैट, रोटरी, ये कई प्रकार के छपाई के तरीके होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष छपाई जो होती है कपड़ों की सतह पर डिजाइन बनाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है प्रत्यक्ष छपाई का। कपड़े की सतह पर रंग का पेस्ट लगा करके पसंदीदा डिजाइन जो है बना दिया जाता है, वो होता है प्रत्यक्ष छपाई। बात की जाए डिस्चार्ज छपाई की, तो डिस्चार्ज छपाई जो होती है एक ऐसी छपाई होती है जिसमें पहले कपड़े को पूरा रंग लिया जाता है एक कलर में, फिर उसके बाद में डिजाइन वाले रोलर, जो डिजाइन वाला जो रोलर होता है उसी रोलर की सहायता से रंगे हुए कपड़े की सतह पर लघु कारक विरंजक लगा दिया जाता है। और यह विरंजक जो होता है रंगे हुए कपड़ों को उन हिस्सों से रंग काट देता है और जहां यह रोलर की सहायता से लगाया जाता है, मतलब कि मान लेते हैं कपड़ा पूरा जो है ये रंग दिया गया पहले एक कलर में, फिर रोलर जो होता है दूसरी कलर में होता है, रोलर पर डिजाइन बनी होती है और वो एक प्रकार से पूरे एक ही रंगे हुए कपड़े पर एक प्रकार से रोलर चला दिया जाता है और डिजाइन जो है जैसी भी डिजाइन उनमें रोलर में है वो डिजाइन यहाँ पर छप जाती है। तो ये होती है डिस्चार्ज छपाई। इसके बाद में एक होती है अवरोध छपाई। अवरोध छपाई की बात की जाए तो अवरोध छपाई जो होती है डिस्चार्ज छपाई के बिल्कुल अलग होती, बिल्कुल विपरीत होती। जिस प्रकार से डिस्चार्ज छपाई होती है उसमें कपड़े को पहले रंगा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कपड़े पर सतही डिजाइन मतलब कि लगा करके सबसे पुराना मतलब कपड़े की जो सतही डिजाइन है उस पर लगाने का सबसे पुराना तरीका जो है अवरोध छपाई है। कपड़े पर जो है किसी भी तरीके से रंग का अवशोषण रोकना ही अवरोध छपाई की प्रमुख विशेषता होती है। इसे मोम के द्वारा, स्टेंसिल, स्क्रीन आदि रंग को कपड़े के संपर्क में आने से रोकने वाले पदार्थ हैं उनको लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसको रंगा जाता है। मान लेते हैं कुछ कि जहाँ पर आपको डिजाइन बनानी है पूरा, ये मान लेते हैं कपड़ा है और एक प्रकार से अवरोध छपाई का मतलब यहाँ पर इससे यहाँ पर मोम लगा दिया हमने, पन्नी चढ़ा दिया इतने पर और पूरा मैंने डिजाइन यहाँ पर बना दी है। उसके अंदर फिर इसको रंग देंगे पूरा ऐसे ऐसे, तो जहाँ जहाँ पन्नी चपकी रहेगी उधर उधर नहीं रंग जाएगा, उधर उधर वैसे कपड़ा रहेगा पुराना वाला आपका, और जहाँ जहाँ पर एक प्रकार से खुला रहेगा उस पर रंग चढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक एक डिजाइन कपड़ों पर बन जाएगी और कपड़ों पर छपाई हो जाएगी। इसको बोलते हैं अवरोध छपाई। अवरोध छपाई में स्टेंसिल छपाई एक होती है जो कि जापान में शुरू हुई थी, ठीक है। कागज और धातु या लकड़ी पर एक पतली चद्दर और पर काट करके डिजाइन बनाई जाती थी, उस पर फिर रंग भरते थे और बन जाती थी। स्क्रीन छपाई होती है। स्क्रीन छपाई स्टेंसिल छपाई से ही इसका जो है विस्तार हुआ है खास करके। तो इसके अलावा आप देखते हैं जो अप्रत्यक्ष छपाई है इस छपाई विधि में क्या होता है रंग को कपड़ों पर सीधे नहीं लगाया जाता है, ठीक है, तो वो होती है अप्रत्यक्ष छपाई। क्लियर। तो मतलब वो ऑटोमेटिक उसी में से जो है छपवा दी जाती है, तो उस पर अलग से रंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये होती है छपाई के बारे में कुछ बातें। तो छपाई हालांकि बहुत सारी लंबी जो है छपाई एक चैप्टर ही है आप में, और मैंने इसको सरल भाषा में आपको बहुत ही एक प्रकार से कम समय में आपको कुछ बताने का प्रयास किया है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेंफोराइजिंग। सेंफोराइजिंग क्या है भैया? सेंफोराइजिंग एक चिन्ह होता है। एक कैसा चिन्ह होता है भैया? एक प्रतीक चिन्ह होता है सेंफोराइजिंग। सेंफोराइजिंग एक ऐसा चिन्ह है जो एक प्रकार से प्रमाणित करता है। किसको प्रमाणित करता है भैया? एक प्रकार से कि वस्त्र जो है धुलाई के बाद सिकुड़ेगा नहीं, इस बात का मोहर लगाता है। जैसे ISI का मार्क लगा रहता है तो आप जानते हैं कि ये चीज़ शुद्ध है, ये चीज़ अच्छा है। जब ये मार्क देखते हैं कि भाई आप कपड़ा देखते हैं तो ये भाई ये फला कंपनी का है, तो उस पर मोहर लगी हुई होती है, तो आपको लगता है कि भाई हाँ ये ओरिजिनल कपड़ा है। इसी प्रकार से सेंफोराइजिंग जो है एक व्यापारिक चिन्ह होता है जो इस बात का द्योतक है कि छाप जो है वो मतलब एक प्रकार से सेंफोराइज्ड मतलब छाप ही होता है एक प्रकार से, हिंदी में अगर बोले तो इसका मतलब होता है कि
जब अगर सल्फोराइजिंग का छाप लगा है तो इसका मतलब कपड़ा जो है आपका धुलाई करने के बाद में भी सिकुड़ेगा नहीं। कोई कोई कपड़े होते हैं कि आप धुलाई करें और धुलाई के बाद कपड़े सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कपड़े जिन पर सल्फोराइजिंग के चिन्ह लगे हैं वो कपड़े धुलाई के बाद सिकुड़ेंगे नहीं। ये एक प्रकार से एक प्रमाणिक करता है सल्फोराइजिंग क्रिया, ठीक है। जब वस्त्र बनकर के तैयार होता है तो उसकी स्थिति आकर्षक नहीं होती है। जब पारिष्कृत होती है तो वस्त्र कैलेंडरिंग आदि मशीनों के माध्यम से गुजरता है, जहां उसे और अधिक खींचा जाता है। कभी कभी पारिष्कृत जो है वस्त्र का जितना भाग वास्तव में लंबा चौड़ा हो जाता है उससे भी अधिक खींच करके लंबा चौड़ा बना देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जिस माप का वस्त्र आप बाज़ार में लाते हैं धुलने के बाद वह उस माप का नहीं रह जाता है। और इस क्षेत्र में यह प्रयत्न किया जाता है कि वस्त्र धुलने के उपरांत सिकुड़े नहीं। और चूँकि बहुत सारे समस्याएं आजकल की महिलाओं को यही आती हैं कि वस्त्र को एक बार वो धोती हैं फिर वो सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर प्रेस करना पड़ता है, इस्त्री करनी पड़ती कपड़ों पर। लेकिन ऐसे वस्त्र जिन पर सल्फोराइजिंग का चिन्ह लगा होता है तो उससे फिर क्या होता है, वो एक प्रकार से सिकुड़ते नहीं हैं, क्योंकि उस वस्त्र को ऐसे बनाया जाता है कि वो सिकुड़े नहीं, ठीक है। उसमें कोई सिकुड़न की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप देखते हैं बार बार आप धुलाई करेंगे तो भी नहीं सिकुड़ते हैं। रोलर से दबाव से वस्त्र इतना घना और चिकना और चमकदार और कोमल कर देते हैं कि ताकि जो है वो सिकुड़े ही ना कई बार धुलाई करने के बाद। तो सल्फोराइजिंग एक प्रक्रिया है, एक व्यापारिक चिन्ह है जो कि एक मोहर लगाता है कि भाई ये वस्त्र जो है सिकुड़ेगा नहीं, क्लियर, धुलाई के बाद भी। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाटिक, बाटिक किसे कहते हैं भाई, बाटिक के बारे में बताएं। बाटिक जो होता है ये क्या है भाई, तो बाटिक जो है एक प्रिंटिंग का एक तरीका होता है बाटिक, ठीक है। बाटिक जो है क्या है, प्रिंटिंग का तरीका होता है बाटिक, ठीक है। अब बाटिक की अगर बात की है तो एक प्राचीन कला होती है बाटिक, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, मिस्र और ईरान के जो कलाकार हुआ करते थे वो पहले बाटिक कला का प्रयोग करके प्रिंटिंग करते थे वस्त्र पर, ठीक है। और इन देशों के लोग बाटिक किए वस्त्रों को पहनना भी पसंद करते थे। जापान और मध्य एशिया और अफ्रीका और यूरोप के देशों में आप देखिएगा तो कुछ भाग जो है बाटिक की सभ्यता के केंद्र में हुआ करते थे पहले। चीन में भी यह कला 7वीं शताब्दी में जो है आई, 7वीं शताब्दी से आई है। और भारत में इससे भी पहले से बाटिक प्रिंटिंग की व्यवस्था या बाटिक प्रिंटिंग की प्रक्रिया चालू थी। बाटिक मूलतः जापानीज शब्द है, ये जापान का शब्द है बाटिक। बाटिक का मतलब होता है, बाटिक शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, आपसे यही प्रश्न पूछेगा तो ये जापानी भाषा का शब्द है। बात ध्यान रखिएगा, किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कपड़े पर डिजाइन बनाने के तरीके, ठीक है। तो कपड़े पर डिजाइन बनाने का एक तरीका होता है बाटिक, और प्रिंटिंग के द्वारा एक प्रकार से तरीका, एक प्रकार से कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती है। प्रारंभ में जो जापानीज़ जो धनवान महिलाएं हुआ करती थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, वो महिलाएं जब एक प्रकार से छुट्टी का समय बीत जाता था तो व्यतीत करने के लिए क्या करती थी, बाटिक क्रिया करती, मतलब कि बाटिक किया करती थी। मतलब जब उनको छुट्टी मिलती थी काम वगैरह करने से या फिर वो खाली समय मिलता था तो वो लोग क्या करती थी, वो लोग बाटिक किया करती थी और आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं को वस्त्र पर जो है चित्रित किया करती थी, उसी वस्त्र पर बना दिया करती थी। धीरे धीरे बाटिक का व्यापार बढ़ता गया और यूरोप को निर्यात किया जाने लगा। यूरोप से एक प्रकार से इस कपड़े, बाटिक वाली जो कपड़े होते थे उनको बेचा जाने लगा, और फिर आगे चल कर के इसी कार्य को स्त्री और पुरुषों दोनों में बांट दिया गया। और पुरुष जो है वो रेशम वाले जो सूत होते हैं उनसे बने जो कपड़े होते थे उनको तैयार किया करते थे, और स्त्रियां इस पर नमूना बनाने वाले मोम लगाने का काम किया करती थीं और उस पर एक प्रकार से डिजाइन बनाती थीं। आजकल बाटिक कला जो है उसका विकास खास करके व्यापारिक विकास के तौर पर हो गया है, और बाटिक वस्त्रों में भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। तो बाटिक एक प्रकार से एक प्रिंटिंग का तरीका होता है, उस पर छापने का तरीका होता है। मतलब एक वस्त्र बनाए जाते थे, वस्त्रों पर एक प्रकार से चित्रकारी करना, तो एक प्रकार से वो बाटिक होती है, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। ये शुरुआत से जापान से सबसे पहले, उसके पहले मिस्र और ईरान में फैला था, फिर मध्य एशिया और अफ्रीका के देशों में, और उसके बाद में यूरोप के देशों में फैला, और भारत में भी, चाइना में भी, हर जगह आप देखिएगा बाटिक के द्वारा वस्त्र पर डिजाइन की जाती है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। रोलर छपाई किसे कहते हैं। रोलर छपाई से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रोलर छपाई जो है इम्पोर्टेंट छपाई है, छपाई का एक प्रकार है, बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। रोलर छपाई किसे कहते हैं। तो रोलर छपाई की अगर बात की जाए तो इस विधि में क्या होता है, रोलर छपाई में, कि एक बड़ा लोहा होता है और उसी का एक बेलन होता है, बड़े लोहे का, ठीक है। तो एक बड़े लोहे का एक क्या होता है, एक बेलन होता है, ठीक है।
और वो बेलन जो होता है बड़े लोहे का, उसके चारों ओर पहले एक कंबल फिर एक मोटा चादर लपेट दे दिया जाता है और उसके पश्चात वस्त्र जिस पर छपाई का कार्य करना होता है, जिस वस्त्र पर छपाई करना होता है उसे लपेट दिया जाता है इसी में। दूसरा बेलन एक होता है, वो तांबे का बना हुआ होता है और उस बेलनों की संख्या रंगों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे बहुरंगी नमूने बनाने के लिए मशीन में एक साथ लगभग 16 रोलर लगाए जाते हैं अगर कई सारे रंग आपको बनाने हैं। और तांबे वाले बेलन पर नमूने अंकित रहते हैं। नमूना मतलब होता है कि इस पर जो है चित्र बने रहते हैं और जब उस पर कपड़े, एक लोहा होता है उस पर कपड़े, कंबल और एक वो चादर लपेट दी जाती है, फिर उसके बाद में वो कपड़ा लपेटा जाता है जिस पर चित्रकारी करनी होती है। और ये रोलर जो होता है इस पर डिजाइन बने होते हैं अलग अलग कलर के। वो डिजाइन जो होती है जब इसी पर चलते हैं, इसे घूमते हैं इस पर, तो एक प्रकार से इस पर छपते चले जाते हैं और वस्तुओं पर ऐसे छपते चले जाते हैं तो एक प्रकार से वो बनते रहते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से रोलर। तांबे पर बेलन पर, तांबे का जो बेलन होता है उस पर नमूने बने रहते हैं। 3 नंबर वाले रोलर जो होते हैं जो उस पर रंग में डूबे रहते हैं और 3 के रोलर के घूमने से रंग क्या होता है, नंबर के जो 2 नंबर का जो रोलर होता है उसके नमूने में चला जाता है। मतलब एक रोलर का जो इसमें छपा होता है उसका दूसरे में छप जाता है, फिर एक प्रकार से दूसरा तीसरा वाला होता है वो उस पर छप जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूमता रहता है और उस पर छपते चले थे डिजाइन। तो ये होता है, इस प्रकार वस्त्र पर छपाई हो जाती है और छपाई के पश्चात क्या होता है, वस्त्र को भाप विधि के द्वारा सुखाया जाता है। भाप के द्वारा इसको सुखा दिया जाता है और पक्का और चमकदार वस्त्र फिर तैयार हो जाता है। तो ये होता है रोलर छपाई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की चिकन करी। उत्तर प्रदेश का एक प्रकार से अगर बताएं तो चिकन करी बड़ी फेमस है उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में खास करके चिकन करी, कढ़ाई है चिकन करी। एक कढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वहाँ पर चिकन करी कढ़ाई होती है और बड़ी फेमस कढ़ाई है। ठीक है, और विश्व में प्रसिद्ध रहा यहाँ का चिकन करी वस्त्र। ठीक है, आपको बता दूँ चिकन करी कढ़ाई में सोडो काम किया जाता है और ख़ास करके मतलब शैडो काम जो होता है वो किया जाता है। और चिकन करी कढ़ाई जो है बहुत ही सूक्ष्म और बारीक और कोमल होती है। पहले या केवल सफ़ेद मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागों से बनाई जाती थी, परंतु आजकल यह कढ़ाई जो है अन्य वस्त्रों पर भी विभिन्न प्रकार के रंगों के सूती और रेशमी धागों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। चिकन करी करने से पूर्व वस्त्र पर नमूने ट्रेस यानी छाप लिए जाते हैं। जो नमूना होता है यानी जो डिज़ाइन होती है पहले उसको उस वस्त्र पर छाप लिया जाता है जिस पर छपाई करनी होती है, जिस पर जो कढ़ाई करनी होती है उस पर पूरी डिज़ाइन पहले बन जाती है। और जो नमूना या जो सांचा होता है उसको प्राकृतिक स्रोत एवं घरेलू उपयोग की दैनिक वस्तुओं पर आधारित बनाया जाता है। जैसे चावल का दाना हो गया उससे बना लिया, या गेहूँ की बाली हो गई उससे बना लिया, या फूल पत्तियों से बना लिया, आम से, ठीक है, पशु पक्षी मोर तोता इत्यादि इस पर जो है बना दिए जाते हैं। चिकन करी में मुख्यतः साटिन, स्टेम, मोरी और हेरिंग जो है बाने मतलब कि बोन टाँके का उपयोग किया जाता है। बखिया और विभिन्न टाँकों की मदद से नमूने के अलग अलग भाग को इसमें दिखाया जाता है। जाली टाँकों से क्या होता है, चिकन करी का काम अधिकतर साड़ियों पर किया जाता है और इसके अतिरिक्त पुरुषों के कुर्तों पर भी चिकन करी कढ़ाई की जाती है, टोपियों पर पुरुषों के, और इसके अलावा कॉलर पर, और इसके अलावा मेज पोस्ट पर, दुपट्टों पर, रुमाल पर, सलवार कुर्ता पर, ब्लाउज़ पर, इन सभी स्थानों पर एक प्रकार से ये कढ़ाई की जाती है जो चिकन करी होती है। यह कढ़ाई पहले सफ़ेद मलमल पर सफ़ेद सूत या रेशम से ही की जाती थी, लेकिन आजकल जो है ये कढ़ाई हर एक रंग के कपड़ों पर की जाती है और हर एक धागों की मदद से ये कढ़ाई आजकल फेमस है और की जाती है। ठीक है, आपको बता दूँ चिकन करी कढ़ाई मुख्य रूप से 3 प्रकार से की जाती है। ठीक है, जो चिकन करी उत्तर प्रदेश की वो 3 तरीके से होती है। एक तो होती चपटी, यानी एक प्रकार से बखिया और कटाओ कढ़ाई चपटी प्रकार की होती है, और दूसरी जो कढ़ाई होती है ये होती है गांठदार या उभरी हुई कढ़ाई, जैसे मुर्री और फंदा गांठ करके या उभरी कढ़ाई एक प्रकार से बनाई जाती है, तो वो होती है गांठदार या उभरी हुई मतलब कि कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई। और तीसरी जो कढ़ाई होती है वो होती है भाई जालीदार। जालीदार की जो कढ़ाई होती है उसमें क्या होता है, धागे खींच करके उसकी कढ़ाई जैसे मतलब कि धागों को एक प्रकार से जालीदार नुमा एक प्रकार से उसको कढ़ाई की जाती है। और जाली बनाने की विधि एक प्रकार से अलग होती है, लेकिन ये थोड़ा सा उसी से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको जाली नुमा कहते हैं। इसमें मद्रास जाली, कलकत्ता जाली आदि जो कि बहुत ही जटिल हैं। बुखिया कढ़ाई वास्तव में चिकनकारी ही होती है और यह कढ़ाई अत्यंत जटिल है। डिजाइन के कपड़े के उल्टी तरह को रिंग
जो है बोन टाँके से कढ़े जाते हैं। ये सफ़ेद कपड़े के सीधी तरफ अपारदर्शक दिखाई पड़ते हैं और डिजाइन में फूल पत्ती के किनारों पर एक प्रकार से सादी बखिया की भांति छोटे छोटे टाँके दिखाई पड़ते हैं। और इस कढ़ाई की तुलना वर्तमान काल की जो शैडो वर्क है उससे की जाती है। तो जो शैडो वर्क होता है वही होता है एक प्रकार से जालीदार कढ़ाई, ठीक है, जिसको आजकल आप शैडो वर्क कहते हैं, उसी को बोलते हैं जालीदार कढ़ाई। जालीदार कढ़ाई की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की फेमस कढ़ाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ पर ये कढ़ाई बड़ी फेमस है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है कांथा। कांथा या कसीदा अथवा कसीदा। कांथा जो है ये कहाँ की कढ़ाई भाई? कांथा जो है ये खास करके जो बंगाली औरतें होती हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा मितव्ययी होती, मितव्ययी का मतलब होता है बहुत कम खर्चीली होती हैं। तो एक प्रकार से उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और वो क्या करती हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं उन पुराने कपड़ों को इधर उधर जो फैले होते घर में पड़े होते हैं उन सभी को इकट्ठा करती हैं और उसको विशेष प्रकार के टाकों से सिल देती हैं उन कपड़ों को और मोटी गद्दी की तरह बना देती हैं। और इनके किनारों को सबसे पहले सिल दिया जाता है, बाद में मध्य भाग पर कथानकों तथा पौराणिक कथाओं पर अंकित नमूने जो होते हैं इस पर छापे जाते हैं, ठीक है। साधारण टाँकों से उस पर बनाए जाते हैं। टाँके सुंदर और अति सूक्ष्म होते हैं। कांथा जो है ये पटना, हुगली, फरीदपुर, खुलना, पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बनाए जाते हैं। खास करके कांथा का उपयोग चारपाई तथा चौकी पर बिछाने हेतु जो बिस्तर के लिए वो मतलब कि जैसे जो कथरी और रजाई तकिया ये सब होती है। अच्छा, अभी एक मुश्किल से 10 दिन हुआ होगा, बिहार से कुछ लोग आए थे हमारे गाँव में और वो एक मशीन लेकर के आए थे और वो मशीन में क्या होता था, इसी कांथे टाइप की एक प्रकार से चीज़ें वो कर रहे थे। एक मशीन थी तो उसमें वो बोले कि भाई आपके घर में जितने पुराने और फटे वस्त्र हैं उन सभी को निकाल लाओ। तो हमारी माता श्री सब निकाल करके जितने पुराने कपड़े थे सब निकाल करके ले गई। अब वो लोग रजाई वजाई बना दिए, गद्दा बना दिए हैं। तो उसमें क्या करते, जितना जो कपड़ा होता है वो सब कपड़ा उसी मशीन में एक प्रकार से ऐसे ऐसे लोरर लगे होते हैं और उसी मशीन में क्या करते थे, ऐसे कपड़े को एक प्रकार से ऐसे घुमा घुमा करके खूब अच्छे तरीके से ऐसे भर लेते थे उसको, मतलब घुमाते थे खूब अच्छे तरीके से उसको, ताकि कपड़े जो एकदम से ऐंठ जाए, ऐंठन ज़्यादा पड़ जाए और उसको ऐसे इसी में लगा देते थे ऐंठे हुए कपड़े को। और एक प्रकार से इसमें जो है मतलब नोक निकली होती थी जैसे कांटों की भांति, ठीक है, और उसी नोक में कपड़े फंस फंस करके वो रुई बना देते थे उस कपड़े का, पुराने कपड़े का ये रुई बना देते थे और उसी रुई को एक प्रकार से गद्दे और उसमें खोल में उसमें भर करके और एक प्रकार से गद्दा रजाई ये सब बना देते थे, तकिया बना देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कांथा वगैरह जो है ये बंगाल, बिहार यहाँ सब ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इस पर जो है जो चौकी या उस पर चारपाई पर या तख्ते पर बिछाया जाने वाला जो कथरी या जो रजाई होती है उसमें प्रयोग किया जाता है और यही होता है। इसमें खास करके कई सारी चीज़ें बॉर्डर बनाने के लिए कई रंगों का प्रयोग होता है इसमें, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला और भी तमाम सारे जामुनी, काला, कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यही होता है। रंग संयोजन, टाकों की समानता, सूक्ष्मता और बारीकी तथा नमूनों की सुंदर सामंजस्य से कांथा वस्त्र जो है अत्यंत सौंदर्यमय एवं आकर्षक लगते हैं और पुराने फटे वस्त्रों को इकट्ठा करके उनको सिल करके एक ऐसा वस्त्र बनाते हैं जो कि एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, आकर्षक भी दिखते हैं। क्लियर? तो ये होता है कांथा। लेकिन इसके बाद में अगर बात की जाए, अगला जो यहीं पर दिया हुआ है कसीदा। कसीदा क्या होता है भाई? कसीदा जो है कश्मीर का एक प्रकार से बड़ा फेमस है। कश्मीर में कश्मीर की कढ़ाई है कसीदा, ठीक है। और कश्मीर की कढ़ाई का काम निर्यात मतलब कि निर्यात के कारण बहुत विकसित हुआ, चूँकि यहाँ से बहुत बेची जाती थी ये कढ़ाई जो है मतलब कर के वस्त्रों पर। कश्मीर की कढ़ी हुई ऊनी व पश्मीने की जो साल है बड़ी फेमस है, साड़ी बड़ी फेमस है। नमदा भी आज देश विदेश में बहुत ही लोकप्रिय है कश्मीर का, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार का कसीदा में क्या होता है, साधारण टाँके, हेरिंग, वोन, चेन, उल्टी बखिया, साटिन फंदे वाले टाँके प्रयोग किए जाते हैं। कश्मीर की कढ़ाई के कारीगरों की विशेष उपलब्धियां हैं, खास करके बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कश्मीर में कढ़ाई के लिए कश्मीर जाना जाता है और ख़ास करके उनकी कसीदा कढ़ाई जो है वो तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस है। रेशमी वस्त्र पर रेशम तथा ऊनी वस्त्र पर रेशमी व ऊनी धागों का प्रयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर रेशम की धागों का, ऊनी वस्त्रों पर रेशम और ऊनी दोनों धागों का प्रयोग करके इस पर जो है कढ़ाई की जाती है।
इसके नमूने वहीं की प्रकृति के चिनार के पत्ते, चूँकि चिनार के पत्ते कश्मीर के फेमस हैं, रंग बिरंगी चिड़िया, फल फूल के जो गुच्छे होते हैं वो सब खास करके इस प्रकार के वस्त्रों पर बनाए जाते हैं, इस प्रकार की कढ़ाई में, कसीदा में। और कश्मीर की जो जमावार साल होती है वो भी बड़ी फेमस है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो जमावार साल होती है, जामावार साल कश्मीर की बड़ी फेमस होती है। कसीदा कढ़ाई वस्त्र के दोनों तरफ से एक समान रहती है और कढ़ाई रंग बिरंगे ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग करके ही की जाती है, ये बात ध्यान रखिए। यानी तो एक तो ऊनी धागों के मतलब से होगी, या तो रेशमी धागों से एक प्रकार से कढ़ाई की जाती है। किस पर? कसीदा जो कढ़ाई होती है वो, ठीक, किस धागों से? रेशमी और ऊनी धागों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां प्रश्न है, पटोला अथवा कलमदार वस्त्र क्या होते हैं? पटोला किसे कहते हैं बताएं भाई। पटोला बड़ी फेमस है और आपको बता दूं, पटेला की अगर बात की जाए, पटोला जो है ये गुजरात का बड़ा फेमस एक प्रकार से वस्त्र है पटोला। और पटोला की अगर बात की जाए तो गुजरात में बनाया जाता है पटोला, और बम्बई, सूरत और अहमदाबाद इसमें भी अब बनने लगा है। आजकल उड़ीसा में जो बनी साड़ियाँ होती हैं पटोला के नमूने के आधार पर बनाई जाती हैं। पटोला निर्माण में खास करके पूर्व रंग योजना के अनुसार धागों को बांध करके रंग लिया जाता है। फिर धागों को इस विधि के अनुसार पहले हल्के रंगों में, फिर उसके बाद में गहरे रंगों में बहुत सावधानी पूर्वक रंगा जाता है, क्योंकि तनिक भी असावधानी अगर उसमें होती है तो वस्त्र के नमूने में अंतर आ जाने का डर जो है लगातार बना रहता है। तो इस कारण से बहुत ही बारीकी से इसको करना पड़ता है। अलवर जो ज़िला पड़ता है, अलवर में तो कुछ रंगरेज रंगने के काम में इतने निपुण हो गए हैं लोग कि एक ही वस्त्र के दोनों ओर 2 प्रकार के नमूने को रंग करके तैयार कर देते हैं। और वस्त्रों के दोनों ओर नमूनेदार बन जाते हैं, दोनों तरफ एक प्रकार से वैसे ही कढ़ाई कर वैसे ही डिजाइन बना देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, पटोला जो है परंपरागत नमूने इस पर बनाए जाते हैं, जैसे कि नर्तकी बना दिया गया, कोई जो है नृत्य करती हुई महिला बना दी गई वस्त्रों पर, हाथी बना दी गई, फूल बना दिया गया, फिर टोकरी बना दी गई, डायमंड कुछ बना दिया गया चमकदार। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती है। पटोला वस्त्र जो हैं उसमें मुख्य रूप से परंपरागत नमूने जो होते हैं, पारंपरिक नमूने वही बनाए जाते हैं, ठीक है। अपने तरफ से ज़्यादा चीज़ें नहीं उसमें बनाई जाती हैं, जैसे नृत्य करती हुई स्त्रियाँ, फूल पत्तियाँ, टोकरी, हाथी, घोड़ा, डायमंड, इसके अलावा पक्षी, ये सब बना दिए जाते हैं। नमूने के आधार पर पटोला को हम कई नामों से जानते हैं, चूँकि एक तो फुलवारी, फूलों की गुच्छे वाले नमूनों को फुलवारी कहा जाता है। बाघ, कुंजर, हाथी और चीता जब जिस वस्त्रों पर बनता है उसको बाघ कुंजर नमूना कहा जाता है। नारी कुंजर हाथी अगर बना होता है एवं नृत्य करती स्त्रियाँ बनी होती हैं तो उसको नारी कुंजर कहा जाता है, नारी कुंज एक प्रकार से पटोला कहा जाता है। तो पटोला वस्त्र जो है अपनी कलाकृति और अनूठे कौशल के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और जाने जाते हैं, विश्व में प्रसिद्ध हैं। और इसे बुन करके अत्यंत कठिन मेहनत और एक प्रकार से बहुत समय भी लगता है इसको बुनने में, ये सब आप लिख देंगे हो जाएगा। पटोला एक प्रकार से साड़ियाँ बड़ी फेमस है, खास करके पटोला गुजरात में साड़ियों पर, पटोला जो साड़ियाँ होती गुजरात की, उन साड़ियों पर पटोला डिजाइन जो होती है वो बनाई जाती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कलमदार वस्त्र। कलमदार वस्त्र क्या होते हैं भाई? कलमदार वस्त्र की बात की तो कलमदार वस्त्र को ही पालमपुरी वस्त्र कहा जाता है या पालमपुरी कहा जाता है, ठीक है। कलमदार बोलो या पालमपुरी बोलो, इस पर क्या होता है, हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म यानी इस्लाम धर्म दोनों से रिलेटेड जो पौराणिक कथाएं हैं उन्हीं की चित्रात्मक शैली एक प्रकार से इस पर प्रदर्शित की जाती है इन प्रकार के वस्त्रों पर। मतलब जैसे जो हिंदू धर्म में और मुसलमान धर्म के जो पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें जो कथाएं प्रचलित हैं उन्हीं कथाओं से रिलेटेड जो चित्र होते हैं इस पर छापे जाते हैं। और ख़ास करके हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के धर्म के लोग इसको एक प्रकार से अपने अपने धार्मिक कार्य में प्रयोग भी करते हैं। जो कलमदार वस्त्र होते हैं इनमें तरह तरह के रंग बिरंगे फल और पत्ते बने होते हैं, अत्यंत ही सुंदर दिखते हैं ये वस्त्र। और वस्त्र एक वाटिका के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि कलमदार वस्त्रों पर रंगाई का काम कलम या ब्रश की सहायता से पेंट करके किया जाता है। पिछले मोम को कलम या ब्रश की सहायता से मतलब पहले क्या किया जाता है, पहले क्या करते हैं, पहले हम जो है कलमदार वस्त्रों में क्या करते हैं भाई, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है इसको मोम को कलम या ब्रश की सहायता से उन स्थानों पर लगा देते हैं जो एक प्रकार जिन्हें रंग से बांधना होता है। और इस तरह से यह विधि जो है आधुनिक युग से बाटिक से मिलती जुलती है, जैसे बाटिक कढ़ाई होती है या बाटिक की जाती है वैसे। कलमदार वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्की गुलाबी होती है जिस पर लाल रंग से नमूने बनाए जाते हैं और नमूने में फूल पत्तियाँ बना दी जाती हैं।
पशु पक्षी के चित्र बना दिए जाते हैं, मानव की आकृतियाँ बना दी जाती हैं, ये सब बनाए जाते हैं। और कुछ वस्त्रों पर पौराणिक गाथाओं के आधार पर नमूने भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये होते कलमदार वस्त्र, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला जो प्रश्न है आपका 9वां नंबर प्रश्न है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग क्या होती भाई? ड्राई क्लीनिंग जिसको आप कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग की अगर बात की जाए तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके फेमस प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। ड्राई क्लीनिंग की बात की जाए तो ये एक प्रकार से ये सूखी सफाई होती है एक प्रकार से। इसमें बिना जल के एक प्रकार से पानी को बिना पानी के कपड़ों को सफाया जाता है इसमें, इसी को ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। बिना पानी उपयोग में लाए कपड़ों की धुलाई या सफाई करना जो होता है उसी को ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। ड्राई क्लीन में कपड़ों को साफ़ करने के लिए पानी और साबुन या डिटर्जेंट के बजाय रासायनिक सॉल्वेंट का प्रयोग करके उसको सफाया जाता है। और इस तरीके से सामान्य तौर पर नाजुक कपड़ों की सफाई या धुलाई की जाती है जो घरेलू तरीके से धोने से प्रयुक्त साबुन, डिटर्जेंट या घिसाई से ख़राब हो जाते हैं। ऐसे वस्त्रों को प्रायः हम लोग जो है वो ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। उसका रासायनिक सोलवेंट महंगा होता है, लेकिन यह कपड़ों को ख़राब होने से बचाता है, कपड़े ख़राब नहीं होते इससे। और ड्राई क्लीनिंग जो होते हैं उससे नाजुक कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, और इसीलिए नाजुक कपड़े जो होते हैं वो डिटर्जेंट पाउडर और एक प्रकार से निरमा और साबुन से नहीं धुले जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग जो होता है सबसे पहले शुष्क धुलाई मशीनों में संपन्न होती है, और एक पात्र में वस्त्रों को रख करके उस पर विलायक डाल करके ऊंचे दाब वाली भाप से पहले उसको गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद में पात्र में से विलायक जो होता है यानी जिसमें मिलाना है उसको बहा करके बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी वस्त्रों पर ऐसे दाग पड़े रहते हैं जो कार्बनिक विलायकों में घुलते नहीं हैं। तो ड्राई क्लीनिंग पानी के उपयोग के बिना कपड़ों को साफ़ करने की प्रक्रिया है, और भले यह कितना अजीब लगे, ड्राई क्लीनिंग वास्तव में आपके कपड़ों को साफ़ करती है। और ड्राई क्लीनिंग से क्या होता है, कपड़े आपके बेकार नहीं होते, कपड़े आपके बहुत उनकी जो लंबी जो समय है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्राई क्लीनिंग जो है शुरुआत में 1820 ईस्वी की बात है। न्यूयॉर्क में एक दर्जी था थॉमस जेनिंग्स। तो थॉमस जेनिंग्स जो था वो चूँकि नाजुक कपड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने ग्राहक के कपड़ों को साफ़ करने की विधि खोजने पर काम कर रहा था। तो हुआ क्या कि 1 साल के बाद उन्होंने यूएस पेटेंट कार्यालय के साथ एक प्रक्रिया के लिए एक पेटेंट दायर किया, और जिसे उन्होंने ड्राई स्कोरिंग कहा। किसने? थॉमस जेनिंग्स ने उसको ड्राई स्टॉर्निंग कहा, ड्राई स्कोरिंग कहा। और IPOEF के अनुसार अगर बोले तो इस पेटेंट ने जेनिंग्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में पेटेंट कहने वाला या पहला अफ्रीकी अमेरिका बना दिया गया। खास करके आप देखिएगा कि जो ड्राई क्लीनिंग है उसका जो जन्मदाता है वो थॉमस जेनिंग्स ही है। और दुर्भाग्य से यह 1836 ईस्वी में आग में एक प्रकार से नपट हो गया था। लेकिन आधुनिक दिन के ड्राई क्लीनर्स में उपयोग की जाने वाली विधि जो है आज भी है। और ड्राई क्लीनिंग जो है एक प्रकार से उस समय थोड़ा सा 1820 में जब थॉमस जेनिंग्स जो है वो शोध करता है, कि इस पर रिसर्च करता है, उसके बाद में थोड़ा सा बीच में मध्यम पड़ता है ड्राई क्लीनिंग के तरीके, लेकिन फिर उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से ड्राई क्लीनिंग जो होती है वो आगे बढ़ती है। और आज लगातार आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक प्रकार से धुलने के तरीके हैं, एक प्रकार से धुलाई के तरीका है ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां क्वेश्चन से विरंजक। तो ड्राई क्लीनिंग का सीधा सा मतलब होता है 50 शब्दों में लिखना, ज़्यादा विस्तार से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न, विरंजक क्या होता है? विरंजक जो होता है वो किसी भी रासायनिक उत्पाद का एक सामान्य नाम होता है। कोई भी रासायनिक पदार्थ है उसको आप विरंजक बोल सकते हैं और एक सामान्य नाम होता है। इसका उपयोग, विरंजक का उपयोग क्या करने में किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं जो औद्योगिक या घरेलू रूप से जो कपड़े होते हैं उनके रेशों से रंग हटाने की प्रक्रिया को हम विरंजन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ख़ास करके इसमें क्या होता है, जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। तो विरंजक घोल के द्वारा ही दाग और धब्बों को सफाया जाता है, हटाया जाता है उससे। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखते हैं कि इसमें ख़ास करके ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये खास करके ज़्यादा फेमस है, जो क्लोरीन की एक मजबूत गंध के साथ एक पीले श्वेत रंग का पाउडर होता है। अपने सफ़ेद कपड़ों को भिगोने से पहले आप एक बाल्टी में डिटर्जेंट के साथ लगभग 1/2 कप ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसमें मिला लें, और
फिर इसमें क्या करें, कपड़े डाल करके 20-30 मिनट के लिए भिगो रख करके उसमें रखते हैं। और उसके बाद में अगर आप मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो डिटर्जेंट डालने के बाद पानी में लगभग 1/2 कप ब्लीच डालें, ठीक है। मतलब 1/2 का मतलब होता है आधा कप, ठीक है। तो आधा कप उसमें ब्लीच पाउडर आप डालें और उसके बाद में आप नॉर्मल वॉश में कपड़े धो सकते हैं। इससे क्या होता है, कपड़े एक प्रकार से बिरेंजा के माध्यम से जब धुले जाते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो एक प्रकार से खास करके जो यही जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होता है तो उसी टाइप का एक रासायनिक पदार्थ होता है, मतलब कि जिसमें आपका खास करके ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये होता है कपड़े धुलने के तरीकों में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें। आगे बढ़ते, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, खंडवा से 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहला प्रश्न। देखिए ये लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, साबुन और डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उसकी सफाई क्रिया को बताइए। डिटर्जेंट और साबुन की सफाई क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तो धुलाई खास करके डिटर्जेंट पाउडर से भी की जाती है और साबुन से भी की जाती है। धुलाई में वस्त्र की गंदगी और तेल आदि के चिकने धब्बे हटाने में साबुन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता निभाता है, क्योंकि साबुन जो होता है वो तैलीय वस्त्रों को जल्दी हटा देता है। चूँकि इसके बनाने में चर्बी तथा क्षार के सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए रेशों की चर्बी से जो साबुन बनाया जाता है वह वनस्पति की चर्बी से बने हुए साबुन की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। और इससे क्या होता है, वस्त्र अधिक जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। साबुन बनाने में मुख्य रूप से कास्टिक सोडा जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है और साबुन से वस्त्र के रेशों में पानी सरलतापूर्वक प्रवेश कर लेता है और इससे क्या होता है, कपड़े की ऊपरी सतह की प्रतिरोध शक्ति भी समाप्त हो जाती है। और साबुन का घोल जो होता है साधारण पानी की अपेक्षा अधिक गीला कर सकता है कपड़े को और अच्छे तरीके से उनके प्रत्येक रेशों में एक प्रकार से घुस जाता है और उनकी मैल को बाहर निकालता है, मैल को काटता है एक प्रकार से, ऐसा कहें, ठीक है। साधारणतः खास करके जो साबुन होते हैं ये वस्त्र में धूल के कण और घी, तेल या जो चिकने पदार्थ की गंदगी होती है, साबुन का घोल जो होता है उन चिकने पदार्थों को हटा देता है और वे वस्त्र से खास करके हट करके पानी में वो चले जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं जो घोल होता है। जैसे आप अगर घर में कभी कपड़ा धुले होंगे तो जानते होंगे पहले निरमा या फिर साबुन भी होता तो पहले पानी से धुल करके उसके फिर साबुन से उस पर रगड़ते हैं, फिर उस पर एक प्रकार से ब्रश से एक प्रकार से रगड़ते हैं तो वो सारी जो मैलें होती तुरंत निकल जाती हैं। वो साधारण पानी से अगर आप ब्रश से रगड़ेंगे तो नहीं निकलेगा, कपड़ा आपका फट जाएगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उसमें, लेकिन वो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वही आप साबुन के घोल या डिटर्जेंट के घोल से साफ़ करेंगे तो जल्दी एक प्रकार से उसके रेशों में घुस जाएगा और वहाँ से मैल को काट देगा, क्योंकि वो क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया कर लेता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चिकनाई हटने से क्या होता है, कपड़े बड़े अच्छे दिखते हैं और साबुन के प्रयोग से धूल और चिकनाई दोनों को ही दूर किया जा सकता है। जब साबुन पानी के संपर्क में आता है तो पानी की क्रियाशीलता के कारण से अम्ल पदार्थ जो होता है उसके कारण जो है चारों तरफ वो फैलने लगता है, जिससे क्या होता है, धोने की प्रक्रिया में सरलता हो जाती है। चिकनाई रहित वस्त्र की गंदगी वस्त्र को साधारणतः पानी में डुबो करके धोने से साफ की जा सकती है, किंतु साबुन की सहायता से पानी की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और गंदगी बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरल तरीके से भाग जाती है, ठीक है। तो ये होता है साबुन के द्वारा। डिटर्जेंट पाउडर की बात की जाए तो इसको एक प्रकार से सीधे एक प्रकार से जो निरमा होता है उसको सीधे आप बाल्टी में डालें, बाल्टी में डाल करके उसको घोल लें पहले, उसके बाद में कपड़े उसी में भिगो दें। आप देखिए कुछ देर भिगोने के बाद में आधा 1 घंटे भिगोए रहें, आधा घंटे लगभग या 20 मिनट भिगो दें, फिर उसके बाद दोबारा से उसको पटक पटक करके लोग छाँटते हैं, आप लोग देखते हैं। तो शोधक और पानी का घोल वस्त्रों में प्रवेश करके उसे गीला कर देता है और गंदगी और चिकनाई को नरम कर देता है। और जब वस्त्र घोल में इधर उधर उल्टा पलटा जाता है, मसला जाता है, तो गंदगी और चिकनाई नन्हे कणों के भांति जो है वो अलग हो जाते, विभक्त हो जाते हैं। और ख़ास करके कपड़े को घोल में ऊपर नीचे करने से, मसलने से जो होते हैं ये कण जो होते हैं गंदगी के वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से घोल गंदा हो जाता है और घोल में डिटर्जेंट की मात्रा अपर्याप्त है तो यह कण जो है घोल में नहीं आते हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है कि गंदगी को साफ़ करने के लिए पहले पानी का घोल तैयार किया जाता है, पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिला करके। तो ये होता है सफाई की क्रिया जो कि साबुन और डिटर्जेंट पाउडर से की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न है, मृदु जल और कठोर जल में मुख्य अंतर क्या है?
जबकि दोनों का अणुसूत्र H2O है। मतलब अगर दोनों के रासायनिक सूत्रों की बात की जाए, चाहे मृदु जल की और चाहे कठोर जल की, तो दोनों का रासायनिक सूत्र कितना H2E है। मतलब कि रासायनिक सूत्र मतलब क्या होता है, जो रासायनिक सूत्र है इसका, खास करके पॉलिटिकल मतलब कि सॉरी रसायन शास्त्र की भाषा में, रसायन विज्ञान की भाषा में H2O कहा जाता है मृदु जल को और कठोर जल को। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है मेरे भाई दोनों का। पहला अंतर तो ये है कि देखें, आप सभी लोग लिखेंगे, पहला अंतर है मृदु जल और कठोर जल में, जो कठोर जल होता है वो जो होता है उसी को जल कहते हैं। कठोर जल उस जल को कहते हैं जिसमें साबुन या झाग अच्छी तरह से नहीं बनता है। तो कठोर जल में झाग नहीं बनता है, सबसे पहली बात। साबुन और किसी भी डिटर्जेंट को अगर आप घोलेंगे तो जो जो बुज्जा निकलता है, उसमें जो झाग निकलता है वो झाग नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मृदु जल की बात करेंगे, मृदु जल में क्या होता है, मृदु जल में क्या होता है, साबुन का झाग अच्छी तरीके से बनता है, खूब फेना निकलता है, ठीक है। दूसरा अंतर ये होता है मेरे भाई कि जो कठोर जल होता है उसका स्वाद जो होता है लवण युक्त होता है। मतलब उसमें थोड़ा सा अम्ल होता है उसमें, ठीक है, लवण युक्त होता है और इसे आप पी नहीं सकते हैं। तो कठोर जल आप नहीं पीते हैं। आप कौन सा जल पीते हैं? आप मृदु जल पीते हैं। मृदु जल पीने में ठीक लगता है और हम जो उपयोग में पीने के लिए लेते हैं वो मृदु जल ही लेते हैं। तीसरा अंतर ये होता है कठोर जल और मृदु जल में कि जो कठोर जल होता है, कठोर जल में साबुन भी व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं। मतलब कठोर जल से अगर आप सोचें कि साबुन उसमें घोलेंगे, निरमा घोलेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे मृदु जल की, तो मृदु जल पीने में एक प्रकार से और जल्द झाग बनाने में एक प्रकार से भी उपयोगी होते हैं। तो झाग बनाने के लिए और पीने में भी, दोनों में उपयोग होते हैं मृदु जल का, ठीक है। चौथा अंतर आप लिख दीजिएगा, जो कठोर जल होता है इस जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड या कार्बोनेट झाग के बनने में बाधा पहुंचाते हैं। जबकि अगर बात की जाए मृदु जल की, तो मृदु जल एक प्रकार से, मृदु जल में कुछ भी ऐसा नहीं होता, जो कि दोनों का अणुसूत्र H2O ही, मतलब H2O ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट जो होते हैं, क्लोराइड या कार्बोनेट, वो एक प्रकार से होते हैं, इसीलिए झाग नहीं बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मृदु जल में कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई और तत्व नहीं विद्यमान होता, H2O ही विद्यमान होता है इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व ही विद्यमान होते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही चीज़ें? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से जो है जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। और पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है वो जल से ही बना हुआ है, जल ही उसमें आपको मिलेगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के ये अंतर रहे दोनों में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, बंधेज वस्त्र किस तरह निर्मित किया जाता है? बंधेज वस्त्र जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से निर्मित किया जाता है, इसके बारे में बताएं। तो बंधेज वस्त्र की अगर बात की जाए तो बंधेज वस्त्र जो होता है खास करके गुजरात और काठियावाड़ का जो इलाका है, खास करके राजस्थान और जो सिंध का इलाका है, वहाँ पर बांध करके रंगी जाने वाले जो है विधि का, यानी टाई एंड डाई, ये द्वारा चुनरी, मतलब टाई और डाई विधि के द्वारा चुनरी बनाई जाती है, ओढ़नी बनाई जाती है और साड़ी भी बनाई जाती है। तो ये टाई और डाई विधि होती है जो गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान और सिंध में बनाई जाती है, ठीक है। और ख़ास करके इसको जो विवाहिता स्त्रियां होती हैं उनके लिए मंगलमय सुहाग के रूप में काम आती है, शुभ वस्त्र माना जाता है। इसे बंधनी और पटोला दोनों बांधों, मतलब कि दोनों एक प्रकार से ये टाई और डाई की विधि के द्वारा ही बनाए जाते हैं, चाहे पटोला और बंधनी, ओढ़नी, ठीक है, ये सब जो बनते हैं, साड़ी गुजरात और काठियावाड़ की स्त्रियाँ उसको एक प्रकार से रखती हैं, वो सब एक प्रकार से यही होते हैं, वो बंधेज वस्त्र बोलते हैं उनको। पटोला में वस्त्र बनाने के धागों को पहले ही रंग लिया जाता है और बंधनी वस्त्र बना लेने के बाद जो है रंगे जाते थे। बंधनी में रंगने की क्रिया प्रारंभ पटोला के समान ही बंधनी में भी किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि गाढ़ा रंग प्रयोग किया जाता था और वस्त्र को हर नए रंग में रंगने के पहले नमूने के अनुसार बांधने की क्रिया फिर से की जाती थी। तो बांधने का काम धागों से किया जाता था। बंधनी साड़ियों पर परंपरागत नमूने जैसे कि नर्तकी, पशु पक्षी, फूल, ये सब बना देते थे। और इसके अलावा एक बूटे या 4 बूटे या 7 बूटे वाले नमूने भी बनाए जाते थे इस पर। कुछ बंदेज के काम में बिंदियाँ दिखाई देती हैं, जैसे बूंद या बांध, इस टाइप का कुछ बना दिया गया। राजस्थान में शेखावटी की बंधेज सबसे अधिक बारीक होती है। इसके अलावा गढ़चोला की बंधनी में सुनहरे धागे से चौकोर नमूने बनाए जाते हैं। फिर इन चौकोर नमूनों को बांधनी के नमूनों से एक प्रकार सजाया जाता है।
और बांधनी वस्त्रों में खास करके मोठड़ा एक है, और एक पंचरंगी, एक साफा, एक ओढ़नी, एक साड़ी, और जोधपुर की जो फागड़ियाँ होती है, ये सब विशेष रूप से प्रसिद्ध है और ये सब बनाए जाते हैं। बंधेज का कार्य जो है वो मलमल, सिफोन, लट्ठे, सूती और रेशमी, इन सभी वस्त्रों से बनाया जाता है, इन सभी सूतों से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब होते बंधनी वस्त्र जो होते हैं, बंधेज वस्त्र या जिसको आप टाई एंड डाई वस्त्र कहते हैं, ये सब गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान और सिंध में खास करके जो है बनाए जाते हैं। ओढ़नी वगैरह जो होती है, साड़ी हुई बनती है, जो साफा होता है सर में बांधने वाला वो भी बनता है, उस पर कई सारी चित्रकारी की जाती है। क्लियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंजाब की फुलकारी के बारे में आप क्या जानती हैं, समझाइए। पंजाब की फुलकारी, पंजाब में फुलकारी जिस प्रकार से है, मतलब पंजाब में फुलकारी तो आप सभी लोग जानते होंगे। पंजाब की फुलकारी जिस प्रकार से, एक प्रकार से कढ़ाई होती है और ख़ास करके पंजाब में की जाती है। रोहतक, करनाल, हिसार, ये सब जो शहर है इसमें फुलकारी बड़ी फेमस है पंजाब की, और जाट लोगों में इस कढ़ाई का प्रचलन बहुत अधिक था। क्योंकि फुलकारी जो है साधारण लाल या सफ़ेद मोटे सूती कपड़े या खद्दर का जो वस्त्र होता है उस पर बनाई जाती थी। कढ़ाई में रफू करने वाले जो टाँके होते हैं उसका प्रयोग किया जाता था। श्वेत यानी सफ़ेद, लाल, पीला और कत्थई रंग के जो रेशमी धागे होते हैं उनसे फुलकारी की कढ़ाई की जाती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा फूलों के नमूने इस पर बनाए जाते हैं, खड़े, पड़े या तिरछे किसी तरीके से बना दिए जाते हैं, और ज्यामितीय डिजाइन में भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पंजाब की फुलकारी होती है। और आपको बता दूं कि प्राचीन प्रथा के अनुसार पंजाबी परिवार में कन्या का विवाह जो होता है उसमें उपहार के रूप में फुलकारी के जो वस्त्र होते हैं, फुलकारी कढ़ाई वाले, वो दिए जाते हैं। और ख़ास करके जैसे चांद, सूरज, बन, फूल, सागर, तरंग, कंठहार, ये सब बनाया जाता है उन फुलकारी डिजाइन मतलब की कढ़ाई में। फुलकारी कई प्रकार की होती है। एक तो चोप फुलकारी होती है। चोप फुलकारी जो होती है ये एक शादी की फुलकारी होती है जो दुल्हन को उसकी नानी के द्वारा भेंट की जाती है, और शादी के चूड़ा समारोह होता है शादी में, खास करके पंजाबियों में, तो उसके दौरान पहनी जाती है। और यह आकार में सबसे बड़ा होता है और केवल लाल रंग के कपड़े पर कढ़ाई की जाती है। धागा सुनहरे पीले रंग का होता है जिसमें हरे रंग में एक या फिर दो रूपांकन बुरी मतलब की नज़र से दूर होते हैं, मतलब एक प्रकार से ऐसे ताकि बुरी नज़र ना लगे कन्या को। लाल और पीले धागे तो है, इसके अलावा उसमें एक आध दो हरे धागे का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये होता है चोप फुलकारी। इसके अलावा सुबेर फुलकारी एक होती है। सुबेर फुलकारी जो होती है विवाह समारोह के दौरान जब फेरे लिए जाते हैं तो उस दौरान पहनी जाती है। यह लाल रंग में होती है और प्रत्येक कोने में 5 पुष्प रूपांकनों और केंद्र में 5 के साथ कसीदाकारी की जाती है। कसीदा मैंने आपको बताया था, कसीदा कश्मीर की कढ़ाई होती है एक, ठीक है, तो वो करी जाती है। इसके अलावा तीसरी जो फुलकारी होती है सालू फुलकारी। सालू फुलकारी जो होती है सादे लाल खद्दर में एक साल होती है जो दैनिक उपयोग के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें साल के दौरान साल के मैदान में कुछ ही दूरी पर फूलों की बूटी की कसीदाकारी होती है। इसके अलावा एक तिलपत्र फुलकारी होती है। ये एक सस्ता साल होती है, साल ओढ़ने का एक प्रकार से होता है, तो उस पर की जाती है, जिस पर पूरे खेत में छोटे छोटे बिंदु कसीदाकारी की जाती है। और इसमें शुभ अवसरों पर सेवकों को भेंट किया जाता है साल को, तो ये तिलपत्र फुलकारी होती है। इसके अलावा पंचरंगा फुलकारी या सतरंगा फुलकारी भी होती है। इस पर 5 या 7 रंगों की ज्यामितीय डिजाइन बनाई जाती है, वो फुलकारी होती है पंचरंगा या सतरंगा। इसके अलावा रेशम सीसा की फुलकारी होती है। इसमें नेवी ब्लू को बेस कलर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसके बाद में उस पर ज्यामितीय जो है आकार के कुछ वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वो होती है फुलकारी के प्रकार। तो कई फुलकारी पर इसके अलावा शीशेदार फुलकारी होती है, ठीक है। इसके अलावा नीलक फुलकारी होती है, सांची फुलकारी होती है। तो ये सब फुलकारी होती है जो कि पंजाब में बनाई जाती है। क्लियर, ध्यान रखिए, पंजाब की कढ़ाई होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, सिंध की कच्छ को समझाइए। सिंध की कक्ष को समझाइए। सिंध की कक्ष का मतलब क्या होता है? सिंध की कक्ष का मतलब एक प्रकार से ये भी कढ़ाई ही होती है। सिंध की कक्ष जो कढ़ाई है, ठीक है, कक्ष वाले एरिया में, सिंध वाले एरिया में ये कढ़ाई की जाती है। कच्छ व काठियावाड़ की कढ़ाई व सिंध की कढ़ाई में बहुत समानता दिखाई पड़ती है। और सिंध की कढ़ाई पर पंजाब का जो बलूचिस्तान है पंजाब का, उसकी कढ़ाई का बहुत प्रभाव पड़ता है। पंजाब की फुलकारी के टाँकों, खास करके वासिंद की फुलकारी के चेन टाँकों के मिश्रण से तैयार होती है कढ़ाई, और एक अच्छी तरीके से सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सिंध की कच्छ कढ़ाई जो होती है। सिंध की कच्छ कढ़ाई में कई कढ़ाइयों का मिश्रण ज़रूर होता है और इसमें
टाँके तो सादे होते हैं, परंतु शीशे के नन्हे टुकड़े का प्रयोग करके, मतलब प्रयोग इसमें बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सिंध में शीशों के टुकड़ों को बटन होल टाँके से लगाया जाता है, लेकिन कच्छ और काठियावाड़ में चेन के टाँकों जो होते हैं, चेन के टाँके से लगाया जाता है। इनमें हाथियों, छतरियों, मोरों और तोतों के मोटिफ कढ़े जाते हैं। हाथ से बुने कत्थई रंग के कपड़े पर नारंगी, काले और बैंगनी रंग के धागों से कढ़ाई करी जाती है और इस कढ़ाई को कानबी कढ़ाई भी कहा जाता है। सिंध की कच्छ कढ़ाई को कानबी कढ़ाई भी कहा जाता है और इस कढ़ाई में लहंगे और चोली ये सब वस्त्र जो है बनाए जाते हैं। कढ़ाई कच्चे सिल्क धागों तथा सूती धागों से बनाई जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये होती है सिंध की कच्छ कढ़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। अगला प्रश्न है, कसीदा कढ़ाई एवं कसूती कढ़ाई के बारे में आप क्या जानती हैं? कसीदा या कसूती कढ़ाई। कसीदा या कसूती कढ़ाई की अगर बात की जाए तो कसीदा कढ़ाई जो होती है इसके बारे में तो मैंने आपको बता चुका हूँ। कसीदा जो है वो कश्मीर की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कसीदा कढ़ाई किसके लिए प्रसिद्ध है? कश्मीर की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर की कढ़ाई का काम जो है एक प्रकार से आजकल कसीदा कढ़ाई को लेकर के बढ़ गया है, क्योंकि कश्मीर की कढ़ी हुई और ऊनी व पश्मीने की साल, साड़ी, नमदा जो है वो आज देश विदेश में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। और तो ये होती है कश्मीर की कढ़ाई, यानी कसीदा जो है वो कश्मीर की कढ़ाई है। कश्मीर की कढ़ाई के कारीगरों की विशेष उपलब्धियों हैं ये, खास करके कसीदा की कढ़ाई। और उनकी कसीदा कढ़ाई जो है वो दोनों ओर से एक प्रतीत होती है, मतलब दोनों तरफ से होती है। रेशमी वस्त्र पर रेशम और ऊनी वस्त्र पर रेशमी व ऊनी धागों का प्रयोग किया जाता है इसमें। और इसमें एक प्रकार से जो है चित्र बनाए जाते हैं वो प्रकृति के, जैसे प्रकृति में चिनार के पत्ते उसका तस्वीर बना दिया गया, रंग बिरंगी चिड़ियों को बना दिया गया, फल फूल के चित्र बना दिए गए, गुच्छे जो होते हैं फलों के उसको बना दिए गए। कश्मीर की जो है जामावार साल है वो भी एक प्रकार से इसकी बराबरी नहीं कर सकती है कसीदा कढ़ाई की। तो कसीदा कढ़ाई जो होती है बड़ी फेमस कढ़ाई है और कढ़ाई रंग बिरंगी ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग करके की जाती है। ठीक है, तो ये होती है कसीदा कढ़ाई। बात की जाए अगर कसूती कढ़ाई की, तो कसूती कढ़ाई जो होती है ये क्या होती भाई? तो मतलब कि अगर इसमें मेरे मुझसे जो भाई निकल रहा है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग जो है अधिकतर बहनें ही होती हैं जो पढ़ती हैं इस चीज़ को, मतलब होम साइंस को। तो कसूती कढ़ाई की अगर बात की जाए तो कसूती कढ़ाई जो है वो दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र जो पड़ता है, कर्नाटक का इलाका या धारवाड़ इलाका, बीजापुर का इलाका, तो खास करके वहाँ पर आपको कसूती कढ़ाई मिलती है। कसूती कढ़ाई के लिए खास करके कर्नाटक, धारवाड़, बीजापुर ये सब फेमस हैं। और कमल, रथ, हाथी और पालकी, मयूर, बैल, तोता, तुलसी का पेड़, नदी, इन सभी का चित्र जो होता है वो कसूती कढ़ाई में छापा जाता है, बनाया जाता है। कसूती कढ़ाई जो है इस पर लोकप्रिय नमूने भी बनाए जाते हैं, जैसे चटक लाल रंग की कढ़ाई हो जाती है, बैंगनी, हरा, नारंगी रंग के धागे का प्रयोग करके इस पर कढ़ाई की जाती है। इसके अलावा सीधा क्रॉस टाँका भी लगाया जाता है। जिगजैग तथा गांवती टाँके का प्रयोग भी इसमें किया जाता है कसूती कढ़ाई में। कसूती कढ़ाई के नमूने धार्मिक प्रसंगों और स्थानीय वास्तुशिल्प से प्रभावित हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कढ़ाई। और ख़ास करके इस कढ़ाई से बने वस्त्र जो होते हैं बहुत ही आकर्षक और सुंदर भी दिखते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये होगा कसीदा कढ़ाई और कसूती कढ़ाई। कसीदा कढ़ाई जो है कश्मीर की है, यानी उत्तर भारत में सबसे ऊपरी भाग की, और कसूती कढ़ाई दक्षिणी भाग की है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग और डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या होती है? ट्रांसफ़र प्रिंटिंग और डिस्चार्ज प्रिंटिंग के बारे में आप बताएं। ये प्रिंटिंग के तरीके हैं। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग की बात की जाए और डिस्चार्ज प्रिंटिंग की तो क्या होती है भाई? ट्रांसफ़र प्रिंटिंग जो होती है ये छपाई हुई होती है, प्रिंटिंग माने छपाई होता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र छपाई जो होती है ये किसी डिजाइन को एक सतह से दूसरी सतह पर छापी जाती है, स्थानांतरित करी जाती है। इस विधि का आरंभ 1960 ईस्वी में किया गया था। किस विधि का? ट्रांसफ़र प्रिंटिंग का जो एक प्रकार से उपयोग किया गया था ये 1960 ईस्वी में इसका विकास हुआ था। और इस विधि में डिजाइन को वाष्पीकरण के द्वारा कागज़ से कपड़े पर उतारा जाता है और इस छपाई में डिस्चार्ज रंगों का प्रयोग किया जाता है। और यह तेज़ गति वाली, सस्ती और वातावरण को प्रदूषित ना करने वाली विधि होती है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग। ठीक है, ये बात है। इसमें 2 चरण होते हैं। पहली बात तो इसमें कपड़े को एक विशेष मशीन में रखा जाता है, पहली काम। फिर उसके बाद में कपड़े की सतह के ऊपर डिजाइन वाला कागज़ रखा जाता है। फिर उसके बाद में एक प्रेस करने वाली मशीन से कागज़ को गर्मी दी जाती है और गर्मी के कारण से रंग वाष्पीकृत हो जाता है और कपड़ा जो है उसको अवशोषित कर लेता है।
तथा ठंडा होने पर रंग जो होता है वाष्प से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से कागज़ जो होता है उस पर पहले कढ़ाई की मतलब कि छपाई हो जाती है और उस कागज़ को वस्त्रों पर चिपका दिया जाता है। फिर उस पर एक प्रकार से गर्म वाली जो प्रेस की मशीन होती है उसको रख दिया जाता है। तो जब एक प्रकार से वो कागज़ और वस्त्र गर्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो कागज़ पर कढ़ाई मतलब कागज़ पर जो आपने छापा है वो चीज़ें वस्त्र पर एक प्रकार से चली जाती हैं, वस्त्र पर छप गई। फिर उसके बाद में जब वो सूख जाता है तो एक प्रकार से उसको उठा ले आता है, फिर वहाँ पर वो ठोस अवस्था में बनी रहती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी भी डिजाइन को विशेष किस्म की स्याही या रंग से कागज़ पर बना लिया जाता है पहले, और उसके बाद में रंग का चुनाव उसकी उदासीकरण प्रक्रिया और रेशों के प्रति उसके आकर्षक के कारण किया जाता है कि भाई कौन सा रंग किस पर जचेगा। इस तरीके से वो डिज़ाइन पहले से तैयार की जाती है। तो ये होती है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग की कागज़ पर बना करके और उस पर ट्रांसफ़र कर दी गई है, वस्त्रों पर डायरेक्ट जा करके छाप दी गई है। ये होती ट्रांसफ़र प्रिंटिंग या ट्रांसफ़र छपाई। लेकिन जो डिस्चार्ज छपाई होती है, अगर इसकी बात की जाए तो डिस्चार्ज छपाई में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले कपड़े को पूरा रंग लिया जाता है, कपड़े को पूरा का पूरा पहले रंग लेते हैं। फिर उसके बाद में डिजाइन बनाने वाले जो रोलर होते हैं उनकी सहायता से रंगे हुए कपड़ों की सतह पर लघु कारक विरंजक लगा दिया जाता है। मतलब इस पर एक प्रकार से जो रंगा हुआ कपड़ा है इस पर रोलर चलाया जाता है। अब जब इस पर रोलर चलेगा तो रोलर जो होता है वो विशेष रंगों को एक प्रकार से हटा देता है जो रंग पहले से रंगे हुए हैं, और जो रोलर पर रंग छपे होते हैं वो और डिजाइन छपी होती है वो बनाती हुई चली जाती है। यह विरंजक रंगे हुए कपड़ों के उन हिस्सों से रंग को काट देता है जहाँ यह रोलर की सहायता से लगाया गया था। अतिरिक्त रोलरों की सहायता से एक से अधिक रंगों का प्रयोग करके डिजाइन बनाई जाती है और छपाई अच्छे तरीके से करी जाती है। तो ये होती है आपकी कौन सी छपाई भैया, ये होती है आपकी डिस्चार्ज छपाई। इसके अलावा और भी छपाई के तरीके से डिजिटल प्रिंटिंग एक होती है। डिजिटल प्रिंटिंग एक डिवाइस के माध्यम से एक दस्तावेज को एक प्रिंटिंग या सबस्ट्रेट में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जो व्यक्तिगत कंप्यूटर या अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स आउटपुट स्वीकार करता है। जैसे कि कंप्यूटर पर बैठ करके एक प्रकार से और उसमें डिजाइन या कोई चीज़ जो लिखा हुआ आज वस्त्रों पर आता है, छपाई होती है कि भाई लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है। आप देखते टी शर्ट वगैरह पर लिखी होती ना, शर्ट पर या शर्ट पर कम, लेकिन टी शर्टों पर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है। तो जो लिखा चीज़ होता है वो एक प्रकार से किसके द्वारा होता है, क्या वो प्रिंटिंग के द्वारा नहीं, वो कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल प्रिंटिंग के माध्यम से होता है। आजकल डिजिटल प्रिंटिंग ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये होगा ट्रांसफर प्रिंटिंग और डिस्चार्ज प्रिंटिंग के बारे में बातें। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रंग से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक रंग से आप क्या समझते हैं, तो प्राकृतिक रंग क्या होता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक रंग की बात की जाए तो प्रकृति में जो उपलब्ध साधन होते हैं उनसे जो हमको रंग प्राप्त होते हैं उन रंगों को हम प्राकृतिक रंग कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरी रंग की है तो वो एक प्रकार से प्राकृतिक रंग है। फूल फल जो हमको मिलते हैं, कलियां, जीव जंतु, चींटियां, खनिज लवण, इन सभी के जो तत्व मिलते हैं सब प्राकृतिक तत्व हैं या प्राकृतिक रंग हैं। प्राकृतिक रंग की प्राप्ति जो होती है वो एक प्रकार से मुख्य रूप से 3 प्रकारों से होती है। एक तो वनस्पतियों से होती है, चूँकि वनस्पतियों में जैसे पेड़ पौधों की छाल, तने, टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल, पौधे, फल, कलियाँ, इन सभी से जो रंग प्राप्त होते हैं ये सब एक प्रकार से वानस्पतिक रंग होते हैं। दूसरे रंग होते हैं खास करके प्राणी या जीव संबंधी रंग, यानी जैसे मान लेते हैं कि हजारों वर्ष पहले ही इनकी खोज हो चुकी थी। जैसे भूमध्य सागर में मिलने वाली एक विशेष प्रकार की मछली होती है वो गहरी बैंगनी रंग की होती है, किंतु यह रंग बहुत ही महंगा होता है और 1 ग्राम रंग के लिए हजारों मछलियों को मारना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से कुछ प्राणी होते हैं उनके कलर ही विशेष प्रकार के होते हैं। तो एक तो वो एक प्रकार से प्राकृतिक रंग है। तीसरे रंग होते हैं खनिज संबंधी रंग, जैसे खनिज पदार्थों के द्वारा उत्पादित रंग, जैसे खनिज रंग जो होते हैं मिनरल्स डाई जिसको आप बोलते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में भीगे लोहे के तार पर अगर सफ़ेद वस्त्र सुखाने के लिए आप डाल देते हैं तो कभी कभी वस्त्र में जंग जो होता है, मूर्छे के दाग जो होते लग जाते हैं और जब वो पकड़ लेते तो इस पर एक कलर विशेष छप जाता है। और इसी सिद्धांत पर लोहे से ब्राउन, भूरा क्रोम, पीला क्रोम, हरा क्रोम, नारंगी, लोहे की छीलन से प्राप्त रंग जो होते हैं वो खास करके इंडिगो तथा खाकी रंग मुख्य रूप से प्रमुख खनिज रंग होते हैं। तो ये सब एक प्रकार से छप जाते हैं। इसी प्रकार रंग का निर्माण लोहे की छीलन को पानी तथा सिरके के मिश्रण में भिगो दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के भूरे रंग का पानी
प्राप्त होता है और इसमें खास करके इसी प्रकार अन्य रसायन अथवा कुछ झरनों का विशिष्ट खनिज युक्त जल जो होता है मिला करके ब्राउन अथवा ईंट का रंग तैयार कर लिया जाता है। ये होते हैं प्राकृतिक रंग। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। प्राकृतिक रंग जो होते हैं हम प्रकृति के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे वस्त्र सुरक्षित भी रहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक रंग जो होता है हम प्राकृतिक द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं और कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी एक सीमा मतलब कि एक सीमितता होती है प्राकृतिक रंग की। तो ये होती है प्राकृतिक रंग। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक रंग। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात किया तो देखिए केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। यहाँ से 4 प्रश्न दिए जाते हैं खंडसा से। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है परिसज्जा किसे कहते हैं? क्या सभी वस्त्रों पर परिसज्जा दी जाती है? बिल्कुल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। एक वीडियो सेपरेट इसकी आएगी तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न बुनाई क्या है, वर्णन करें। तो बुनाई के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा दिया, उसका वीडियो देख लीजिएगा, उसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग क्या है तथा प्रकार इसके बताएं। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। और अगला प्रश्न है रंगाई से आप क्या समझते हैं? रंगों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार ये 4 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा। तो इन सभी प्रश्नों पर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।